नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start section 23. अब हम मूव करेंगे एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्पट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मज़ेदार कहानी है इसकी भी। एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस, तो पहला सेगमेंट खत्म हुआ। सेकंड सेगमेंट ये है शशांक शेखर और इन्होंने मुझे मैसेज किया है, उसको पढ़ता हूँ। आफ्टर फाइलिंग ए केस, एक केस को फाइल होने के बाद, इफ़ बोथ पार्टीज सेटल डाउन देयर सूट, दोनों ही पार्टीज अपने सूट को सेटल कर लेते हैं, तो मेरा विनम्र निवेदन ये है कि सिविल सूट को एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग से डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ना कि सिविल प्रोसीडिंग्स। सही है? प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, वो सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं। तो एक तो फ्लॉ आपके उसमें ये था, अब मैं समझाता हूँ आगे। प्रोसिक्यूशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट बनाई गई और उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो इन कंसिडरेशन, कोई बेनिफिट लेने के लिए उस सामने वाली पार्टी से, और वो ऑफेंस है नॉन कंपाउंडेबल, जो कि परमिसिबल नहीं है कोर्ट में, एज पर लॉ परमिसिबल नहीं है। ऐसे केसेस में जहां पर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया है उसको ड्रॉप करने को बोलते हैं स्टिफलिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ये सिविल केस नहीं है, सिविल सूट से आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, समझे? कर लेंगे आप लोग अभी। अब आप आ जाइए सेकंड कैटेगरी पर, वो है कैटेगरी एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्पट्री। एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड एग्रीमेंट ऑफ चैम्पट्री, दोनों को ही मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा। समझते हैं। पहला है मेंटेनेंस। इट कंसिस्ट इन एडिंग ए पार्टी इन सिविल प्रोसीडिंग्स बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। अब मैं समझाता हूँ। दो लोग थे, एक थे देवू, उनके पड़ोसी थे शशांक शेखर। कितने लोग हो गए? दो लोग हो गए। देवू, इनका नेबर है वकील साहब शशांक शेखर, ठीक। देवू का झगड़ा चल रहा है शिवानी से। शिवानी ने इनकी प्रॉपर्टी को कब्जे में कर रखा है देवू की, लेकिन देवू का पैसा नहीं है। कैसे लड़े केस? केस को लड़ने के लिए अच्छा वकील चाहिए, आना जाना चाहिए, मेरे पास पैसे हैं नहीं, जबकि मेरा टाइटल सही है। इन्होंने शशांक शेखर से बात की कि भैया हमारी मदद कर दो, मदद कर दिए, लेकिन विदाउट लीव मदद नहीं कर रहे हैं, देवू को उकसा रहे हैं, अरे हम तुम्हें पैसे देंगे, लो प्रॉपर्टी अपनी शिवानी से। तो जिस लिटिगेशन को देवू अपने आप सस्टेन नहीं कर सकता था, वो सस्टेन क्यों कर पा रहा है? क्योंकि पीछे से लग रहे हैं इंजेक्शन, पीछे से मिल रही है सपोर्ट, पीछे से मिल रही है फाइनेंसिंग उसके लिए। तो अब देवू के अंदर भी करंट आ गया। तो ऐसे केसेस को बोलते हैं हम, जब कोई इस तरीके से असिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस। आप इसको रीड कर लीजिए एक बार, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट इन एडिंग ए पार्टी इन द सिविल प्रोसीडिंग्स। अगर आप किसी पार्टी को सिविल प्रोसीडिंग्स में हेल्प करते हो बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस, उसको या तो आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है या आपने किसी अन्य प्रकार सहायता की है, लेकिन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, P4 प्रीलिम्स लगाई है। तो आप जो फाइनेंशियल एड कर रहे हो किसी को, किसमें? सिविल प्रोसीडिंग्स में, क्रिमिनल में तो करनी नहीं है, और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं कौन खामोखा, तुम्हारा इस केस से क्या लेना देना, बस पैसे दे रहे हैं, केस लड़ेगा। ये फाइनेंसिंग द लिटिगेशन है, ये फाइनेंसिंग सिविल लिटिगेशन। अगर कोई व्यक्ति किसी की सिविल लिटिगेशन को फाइनेंस करता है तो उसे कहते हैं मेंटेनेंस। प्लीज लेट मी नो आपको मेंटेनेंस का मतलब समझ में आपको आया या नहीं आया।
तो लॉ ये कहता है व्हेन ए पर्सन इंटरमिडल्स इन द लिटिगेशन बिटवीन द अदर्स, लिटिगेशन दूसरों की है, उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू वन ऑफ द पार्टीज, किसी एक की सहायता करके, एंड ही हैज नो इंटरेस्ट इन हिज ओन लिटिगेशन, सच इंटरमेडलिंग इज अनलॉफुल। समझिए क्या है ये, कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए ए और बी है, ये ए और बी, इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है, सिविल लिटिगेशन चल रही है, मेरा कोई मतलब नहीं है, और मैं कहता हूं ए से डरना नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, मैं लगाऊंगा पैसा, भाई लगाएगा पैसा, भाई का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस केस में, केवल पैसा लगा रहा हूं मैं कुछ पाप, जब केस जीत जाओगे तो मुझे कुछ दे देना, ऐसा सोच रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, मैं आपको केवल उकसा रहा हूं, ऑप्रेसिव है ये, जिस केस के लिए आप नहीं तैयार होते मैं उस केस के लिए भी आपको खड़ा कर रहा हूं। तो इसको इंग्लिश लॉ में, कहां की बात कर रहा हूं, इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, इसको वहां पर अनलॉफुल माना गया है, सच इंटरमेडलिंग इज अनलॉफुल, इस प्रकार की जो उसमें इंटरफेरेंस करनी है, इंटरमेडल करना है, वो उसको अनलॉफुल माना गया है। तो इंग्लैंड में एक जमाने में इसको क्राइम भी मानते थे और इसको टॉर्ट भी मानते थे। मेंटेनेंस हैज बीन रिगार्डेड एज क्राइम एंड टॉर्ट, लेकिन ध्यान रखना ये आज नहीं मानते हैं इसको, इसलिए तो मेंटेनेंस एंड चैम्प्ट्री का कॉन्सेप्ट का जो मीनिंग है वहां से आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन मिलेगा कि मेंटेनेंस का मतलब क्या है, चैम्प्ट्री का मतलब समझेंगे अभी हम लोग, फिर ये क्या माना जाता था, क्राइम एंड टॉर्ट माना जाता था, कि आज की डेट में क्या स्टेटस है वो भी जानेंगे हम लोग। तो उस जमाने की बात कर रहे हैं, पहले जमाने में इसको क्राइम एंड टॉर्ट माना जाता था, लेकिन नाउ अब जो है ये, अब इसको नहीं माना जाता। अब नहीं माना जाता, नोट नाउ, यही लिख देता हूं, नोट नाउ, समझे। तो ये तो हुआ मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस के बारे में क्या हुआ, असिस्टिंग इन सिविल लिटिगेशन विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। अब बबू आ जाओ, चैम्प्ट्री का मतलब क्या है, चैम्प्ट्री का मतलब क्या है, यहां पर यह है कि देखो मैं पैसे लगा रहा हूं, मैं तुम्हारी लिटिगेशन को फाइनेंस करूंगा, लेकिन मुझे तुमसे चाहिए माल, फ्री में नहीं कर रहा मैं, मुझे शेयर चाहिए आपसे। तो यह भी एक मेंटेनेंस का तरीका है। इट इज ए काइंड ऑफ मेंटेनेंस in which person assisting in proceedings is to receive a share in the gains made in the proceedings maintained by him। तो it is a kind of maintenance, ये मेंटेनेंस का तरीका है एक, जिससे पार्टी क्या कह रही है कि देखो अगर तुम केस जीत गए और तुम्हारी प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की, तुम मिलती तो है नहीं, अब मैंने पैसे लगाया तो मुझे क्या दोगे, मुझे 2.5 करोड़ दोगे तुम, तो मैं यहां पर आपसे जब प्रॉपर्टी में या जो भी कुछ जीतेंगे आप उसका शेयर मांगता हूं उसमें, तो इसे बोलते हैं चैम्प्ट्री। प्लीज चैम्प्ट्री का मीनिंग समझ में आया है नहीं आया, बढ़ते हैं आगे। एक केस का नाम है हटले, हटले 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 हटले, और इसमें ब्लैक बर्न जज साहब है, उन्होंने क्या कहा है, इट इज ए बार्गेन whereby one party is to assist the other in recovering the property and is to share in the proceeds of the action। P for prelims। यहां से क्वेश्चन आएगा कौन सा केस चैम्प्ट्री से रिलेटेड रहा है, हटले वर्सेस हटले, क्या कहा है, इट इज ए बार्गेन, समझाता हूं, ब्लैक बर्न ने कहा है, कौन से जज साहब ने कहा है, ब्लैक बर्न ने कहा है, क्या कहा है इसके बारे में कि चैम्प्ट्री कुछ नहीं है, बार्गेन है, कि मैं आपको केस में मदद करूंगा, फाइनेंस करूंगा, आप जब केस जीत जाएंगे तो उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मुझे दे देना। तो ये देखो चैम्प्ट्री हो या मेंटेनेंस हो, इन दोनों को ही क्राइम एंड टॉर्ट माना जाता था, लेकिन अब इसको क्राइम एंड टॉर्ट नहीं माना जाता।
In England, offences of maintenance and chemistry were considered to be obsolete and then same have been abolished. उसी प्रकार से torts of maintenance and chemistry have been abolished. तो इन दोनों ही ऑफेंसेस को विड्रॉ कर लिया गया. अब टॉर्ट भी नहीं रहा, तो फिर क्या इसको अभी भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा? आंसर इज यस. कि भले ही इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, ध्यान करना, मेंटेनेंस एंड चैम्ट्री भले ही वहां पर अब ऑफेंस या टॉर्ट नहीं हो इंग्लैंड में, लेकिन उसकी वजह से ये नहीं मान लिया जाएगा कि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी नहीं रहे. दे आर स्टिल कंसिडर्ड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध अभी भी माने जाते हैं वहां पर. ये कहां की बात कर रहा हूं? इंग्लैंड की. तो मैंने आपको मीनिंग समझाया है ना, मैंने आपको मीनिंग समझाया ऑफेंस का, उस मेंटेनेंस का और चैम्ट्री का, राइट. और ये बताया कि वहां पे इंग्लैंड में क्राइम भी माना जाता था, इनको टॉर्ट माना जाता था इसको, लेकिन टॉर्ट और क्राइम तो नहीं रहे, लेकिन स्टिल दे आर कंसिडर्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेंटेनेंस या चैम्ट्री का कोई एक्सेप्शन हो? यस, ऑप्शन है उसका भी, ये रहा देखिए. When the assistance is without justification, it is unlawful. लेकिन अगर कोई justification है, if the person assisting and the person assisted, दो व्यक्ति हैं, person assisting जो व्यक्ति मदद कर रहा है और जिस व्यक्ति की मदद ली जा रही है, if they have a common interest in the proceedings maintained, it is not unlawful. कि अगर जिसकी मदद मैं कर रहा हूं, मेरा जो मदद कर रहा है और जिसकी मदद की गई है, मान लीजिए शिवानी वरदान कोई केस लड़ रही हैं, गरीब गरुआ हैं, नहीं है वकीलों को हायर करने के पैसे, मैंने कहा मैं लगाऊंगा पैसा. अब अगर हम दोनों का कोई कॉमन इंटरेस्ट है, देखो अगर कोई जस्टिफिकेशन नहीं मदद का तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो गया. लेकिन अगर कोई जस्टिफिकेशन है, अगर कोई कॉमन इंटरेस्ट है, तब ये वैलिड होगा. तब ये देखा जाएगा, कॉमन इंटरेस्ट का मतलब है कि दोनों के हित सदरे हों. फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, व्हेन मास्टर असिस्ट हिज सर्वेंट, जब मालिक अपने सर्वेंट की मदद कर रहा हो, तो वहां पर दोनों की कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों का संबंध है आपस में. अगर सर्वेंट की मदद हो गई तो मेरी मदद भी होती है, तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारे कॉमन इंटरेस्ट है. हाँ ये बताओ, या उल्टा हो जाए, सर्वेंट हिज मास्टर, सर्वेंट हिज मास्टर, अगर ये एक दूसरे की मदद कर रहे हो, या हेल्प इज गिवन टू हेयर उत्तराधिकारी को, या कोई नियर रिलेटिव को, या किसी पुअर को आउट ऑफ चैरिटी टू मेंटेन ए राइट विच ही माइट अदरवाइज लूज. अगर हम किसी गरीब गुरबा को, निकट संबंधी को, अपने दोस्त को, अपने मालिक को, अपने सर्वेंट की मदद करते हैं जिससे वो अपने अधिकार को ले पाए, तो इसको हम चैम्ट्री की डेफिनेशन में नहीं रखते हैं. ये कहाँ की बात कर रहे हैं? इंग्लैंड की बात कर रहे हैं. तो अभी तक जो मेंटेनेंस और चैम्ट्री का डिस्कशन हुआ ये इंग्लैंड का था. इंग्लैंड में मेंटेनेंस चैम्ट्री अपराध भी था, टॉर्ट भी था, अब नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. ये बात हुई लास्ट की. क्या असिस्टेंस इन दी लिटिगेशन बाय एसोसिएशंस लाइक ट्रेड यूनियन, अगर कोई ट्रेड यूनियन एक्सेप्ट करती है तो इट इज नो मेंटेनेंस. अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी करती है तो वो भी जस्टिफाइड है. समझे कि अगर आपकी हेल्प ट्रेड यूनियन करती है, हाँ, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपकी मदद करती है तो कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट भी हैं इस लिटिगेशन में. अगर आप हार जाओगे तो उनको नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, और ट्रेड यूनियन तो सभी का ध्यान रखती है,
तो यहां पर कहीं ना कहीं कॉमन इंटरेस्ट है। सो असिस्टेंस विदाउट कॉमन इंटरेस्ट विदाउट जस्टिफिकेशन विल अमाउंट टू मेंटेनेंस एंड चैम्ट्री, अदरवाइज नॉट। बस ये क्रक्स हुआ इसका। अब आप आ जाइए एप्लीकेशन इन इंडिया। क्या भारत में भी मेंटेनेंस एंड चैम्ट्री ऐसे ही हैं? बताइए हाँ है ना, बताइए। कैन यू गेस कि व्हाट विल बी द लॉ इन केस इन इंडिया? एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। इंग्लिश लॉ ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्ट्री हैज नो एप्लीकेशन इंडिया। भारत में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ पीक्यूलर इंडियन कंडीशंस। भारत की विशेष परिस्थितियों में इसको लागू करना मुश्किल है। क्या है? गरीब गुरबा बहुत है भाई, मदद तो लेनी पड़ेगी। तो अगर इंडिया में कोई किसी की लिटिगेशन को फाइनेंस कर रहा है या उससे चैम्ट्री के में किसी से शेयर क्लेम कर रहा है, तो ऐसे एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, वो वैलिड है। ये ध्यान रखना। बोलो हाँ या ना। श्री रामचंद्र की जय। बोलो है कि नहीं? एक केस का नाम है राम कुमार कुंदू वर्सेस चंद्रकांतो मुखर्जी। समझे? इस केस में क्या बात कही गई थी? इस केस में यही कही गई बात, अगर कोई फेयर एग्रीमेंट है, फेयर एग्रीमेंट टू सप्लाई फंड्स टू कैरी ऑन ए सूट in consideration of having a share of property if recovered ought not to be regarded as being per se opposed to public policy। वाओ वाओ वाओ, ये लाइन सब कुछ कर देगी। समझे? ये लाइन सब कुछ कर देगी। क्या? कि इंडिया में अगर एग्रीमेंट फेयर है, कैसा एग्रीमेंट है? फेयर है, रीजनेबल है, उसमें किसी पार्टी ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, और एग्रीमेंट क्या है? टू सप्लाई फंड्स, आपको असिस्ट करने का, यानी कि जो मेंटेनेंस वाली स्थिति आ गई या चैम्ट्री वाली आ गई, करे इंडिया में ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होगा। भारत में इसको अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं मान सकते क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, उनको मदद चाहिए। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये जो एग्रीमेंट है, ये जो एग्रीमेंट है, ये कैसा होना चाहिए? ये फेयर होना चाहिए। बस ए सूटर शुड बी असिस्टेड इन दिस मैनर। कैसे? किस व्यक्ति को? हु हैड जस्ट टाइटल टू प्रॉपर्टी एंड नो मीन्स एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। अगर किसी सूटर के पास केवल प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है, और उसका क्लेम भी जस्ट है, न्यायप्रिय है, तो ही शुड बी असिस्टेड इन दिस मैनर। उसको असिस्ट करना पड़ेगा। कौन सा केस है ये? राम कुमार का केस है। राम कुमार का केस है। तो उस केस में समझा रहे हैं इसको, बात को कैसे समझाया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास प्रॉपर्टी है, उसका राइट भी बनता है, लीगल राइट बनता है, लेकिन उसको डिफेंड करने के पैसे नहीं है, तो उस ऐसे व्यक्ति को असिस्ट मिलनी चाहिए। ही शुड बी असिस्टेड। यही बात है। तो इसका मतलब क्या हो? मेंटेनेंस एंड चैम्ट्री आर नॉट अपोज टू लीगल पॉलिसी इन इंडिया। भारत में इसको नो अपोज टू लीगल पॉलिसी नहीं माना गया है। इतनी सी बात है बस। लेकिन खास बात क्या है इसमें कि कोर्ट को क्या देखना है? कोर्ट को केवल ही देखेंगे ये जो एग्रीमेंट है ये फेयर है या नहीं है। बस यहीं से बात खत्म हो जाती है। कोर्ट क्या देखेगी? इन एग्रीमेंट ऑफ चैम्ट्री कोर्ट हैव टू सी whether the financier is trying to take undue advantage of helplessness of the other party or agreement is a fair one। बस कि कोर्ट केवल ये देखेगी कि ये जो एग्रीमेंट है ये परसी लीगल नहीं है, लेकिन कोर्ट कैन सी कि फाइनेंसर है जो फाइनेंस कर रहा है कि उसने कोई इसका एडवांटेज तो नहीं ले रहा। एडवांटेज ऑफ हेल्पलेसनेस, ये असहाय है, इसका तो फायदा तो नहीं उठा रहा। केवल ये देखेंगे या ये एग्रीमेंट फेयर है, जिस हिसाब से तुमने मदद की है, जिस हिसाब से तुमने पैसा खर्च किया है, उसके हिसाब से ये फेयर होना चाहिए, तब ये अलाउड हो जाएगा। ये भारत की बात है बस। ये
तो मैं आपको भारत की बात सुनाता हूं, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीमेंट कैसा होगा, एक्सटॉर्शनिस्ट होगा, अनकंसाइनेबल होगा, so as to be inequitable against the party, it should be considered contrary to public policy। अगर वो जो एग्रीमेंट है उसमें हमें ऐसा लगेगा कि ये एक्सटॉर्शनिस्ट है, यानी कि पैसा निकालने के लिए कराया गया है, ये अनकंसाइनेबल है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये आत्मा को ग्रहण नहीं है, कैसे कर सकते हो ऐसा, इनइक्विटेबल है, अगर ऐसा होगा एग्रीमेंट तो हम इसको अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहेंगे और इसको वॉइड घोषित कर देंगे। ये कहना है कोर्ट का। केस का नाम राम कुमार की बात चल रही है, तो राम कुमार में इस कॉन्सेप्ट को समझाया गया। कुछ केस लॉज पढ़ने पड़ेंगे आपको। राम स्वरूप वर्सेस कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, क्या है इस केस में, इस एग्रीमेंट था कि फाइनेंशियर इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ लिटिगेशन, और वापसी में क्या मिलेगा उसको, 3/6 शेयर मिलेगा अगर हाई कोर्ट के लेवल तक, 4/6 अगर प्रिवी काउंसिल पे। केस का नाम है राम स्वरूप वर्सेस कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स। इस केस के फैक्ट समझ लीजिए, मैं समझाता हूं। अब इंडिया में क्या देखना है, इंडिया में ये देखना है कि साहब जो एग्रीमेंट है वो अनफेयर तो नहीं है। मैं तो गरीब गुरबा हूं, अब मान लीजिए शिवानी रावत मैडम पैसे वाली हैं, इन्होंने मेरी लिटिगेशन को फाइनेंस कर दिया, अब जो चाहे लिखवा लो, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, कोर्ट केवल ये देखेगी, जैसे कि इस केस में ये बात हुई, ये एग्रीमेंट है मेरे बीच में और आप लोग हैं फाइनेंसर, आपके और मेरे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि आप सब लोग लिटिगेशन से संबंधित एक्सपेंसेस आप करोगे, लिटिगेशन के एक्सपेंसेस आप करोगे बियर, और अगर ये केस मैं जीतता हूं हाई कोर्ट के लेवल पर तो आप मुझसे 3/6 शेयर ले लेना, 3/16 एक शेयर निश्चित हो गया। और हाई कोर्ट से नहीं निपटता है, प्रिवी काउंसिल में जाते हैं तो आप 4 आना के हिसाब से ले लेना, कि अलग अलग पोर्शन मैंने बना दिए। इस केस में कोर्ट ने कहा कि नो, ये जो एग्रीमेंट है वैलिड है, इतना शेयर इसका बनता है, फाइनेंसर ने जितने पैसे लगाए हैं उसके हिसाब से वो सही फेयर मांग रहा है अपना, उसका शेयर सही है इसमें। तो यही बात है, कोर्ट ये देखेगी कि भाई अनफेयर तो नहीं है। जैसे कि और केस ले लेते हैं हम लोग अभी, ये है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर दी नवीनता कृष्ण स्वामी देवस्थानम लक्ष्मी कंपनी। केस का नाम पढ़ लीजिएगा, लिख फैक्ट बताता हूं आपको क्या है। देखिए, द फाइनेंशियर अंडरटुक टू नॉट ओनली फाइनेंस द लिटिगेशन, में फाइनेंस भी करूंगा, बट ऑल्सो लुक्ड सम एंगेजिंग लॉयर, सिक्योरिंग रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। फाइनेंसर ने कहा इस वाले केस में कि भैया तुम चिंता ना करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए वकील भी करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सारे रिकॉर्ड्स भी इकट्ठे करूंगा। तो जब इतना सब कुछ करूंगा तो भैया तुम हमें क्या दोगे, तो आप हमें दे देना, समझे, कि एक तो जो केस जब जीत जाओगे तो उसमें हिस्सा दे देना, और उसके अलावा 5 लाख रुपए और दे देना बोनस के रूप में, हमारा इनाम दे देना। सही है, तो शेयर दोगे डिग्री का और 5 लाख इनाम दोगे। कोर्ट ने कहा इसके बारे में कि कोर्ट ने कहा कि अच्छा तुम 5 लाख अलग से मारना चाहते हो, खर्चे दिखाओ क्या हुए। तो दिखा दिया खर्चा फाइनेंसर ने, कहा कि देखो 8 लाख तो मैंने खर्च ही कर दिया इस केस में। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोर्ट का वर्जन था ये, कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अनकंसाइनेबल और एक्सटॉर्शनेट। तो इसीलिए ये केस लॉज ऐसे हैं जहां पर ये दिखाया गया कि कोर्ट ये देखेगी कि एक्सटॉर्शनेट तो नहीं है, फेयर एग्रीमेंट है, तो मेंटेनेंस और चैम्ट्री अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं माने गए हैं। बस मेरे ख्याल से बहुत हो गया, और कुछ समझना तो बताइए, किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। एक आध केस लॉ और पे इसी मोड पे पढ़ना है, वो आप लोग खुद पढ़ेंगे। अब मैं लगभग सारे केस लॉ डिस्कस कर चुका,
तो मैंने आज 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं आपसे। एक टॉपिक था स्टिफलिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन और दूसरा टॉपिक था मेंटेनेंस एंड चैप्टरी। मैं इसको फिर भी समराइज कर देता हूँ। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब था कि जब हम प्रोसिक्यूशन को एंड करते हैं, हम प्रोसिक्यूशन को एंड कर रहे हैं इन कंसिडरेशन ऑफ योर प्रॉमिस, आपने जो प्रॉमिस किया है उसके बदले में हम प्रोसिक्यूशन को ड्रॉप करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाता है, वो अनलॉफुल कहलाता है। एक है मेंटेनेंस एंड चैप्टरी। इनका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप सिविल लिटिगेशन में किसी की हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली या किसी अन्य तरीके से, तो उसको मेंटेनेंस कहा जाता है, चैप्टरी कहा जाता है तब जब आप कहते हैं शेयर में से मुझे हिस्सा चाहिए। मेंटेनेंस हो या चैप्टरी हो, इन दोनों को ही इंग्लैंड में अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना गया है, इंडिया में नहीं माना गया है। इंडिया में तभी माना जाएगा जब ऐसा एग्रीमेंट अनफेयर होगा या अनकंसाइनेबल होगा। ये है समरी। तो विद दिस आई एंड दिस। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, 1-2 केस लॉज आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं बताता हूँ आपको कौन सा केस का पढ़ना है। आप कर सकते हो 1-2 केस लॉ तो है ना खुद भी। ख्वाजा मोइनुद्दीन खान का है। इसमें चैप्टर्स माना गया था कि वो अनकंसाइनेबल था। एक है नुत्कल वेंकट स्वामी, वो आप देख लीजिएगा। इन दिस केस एग्रीमेंट ये भी अनकंसाइनेबल था। तो 2 केस ऐसे हैं जहां पर वो उसको अनकंसाइनेबल माना गया है और बाकी में नहीं माना गया है। अब हम पढ़ेंगे कल की कक्षा में रिमेनिंग टॉपिक्स। ये था हमारा टॉपिक। एग्रीमेंट टू स्टिल प्रोसिक्यूशन पढ़ लिया, एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस चैप्टर पढ़ लिया। अब ये तीनों पढ़ने हैं बस अभी हमने। ममता मैडम ने पूछा है एक, इस टॉपिक से अलग क्वेरी है ममता मैडम जी की, तो मैं आपको समझाता हूँ। इनका क्या है, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट रिमेडी इंस्टेंसेस ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है। चलिए हम समझा देते हैं। एक टर्म है अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब है कि आपकी जो संपदा है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ इंक्रीज हुआ। जैसे मैं आपके घर पर 2 लाख रुपए भूल गया, आपको 2 लाख रुपए मिल गए, तो यू आर नाउ एनरिच्ड बाय 2 लाख रुपीज। आपको मैंने कुछ सर्विसेज दी जिसकी पेमेंट आप नहीं कर रही हैं, यू आर एनरिच्ड। मैंने आपको कपड़े भेजता रहा, आपके लिए ध्यान रखता रहा, गुड्स भेजता रहा, गिफ्ट भेजता रहा, यू आर एनरिच्ड। तो ये तो हुआ एनरिच्ड। व्हेन यू आर गेनिंग समथिंग, एनरिचमेंट का मतलब होता है गेनिंग समथिंग, तो ये तो हुआ एनरिचमेंट। एनरिचमेंट। फिर है अनजस्ट। अनजस्ट मींस नॉट जस्टिफिएबल। आपका एनरिचमेंट हो रहा है इन नॉन जस्टिफिएबल वे, ये अनजस्ट है, अन्यायपूर्ण तरीके से आपका एनरिचमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम अनजस्ट एनरिचमेंट। इसका मीनिंग इतना समझ में आया आपको? अनजस्ट एनरिचमेंट का मीनिंग समझ में आया नहीं आया बताइए। अब देखिए, एक टर्म है क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, तब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसके अपने रूल्स होंगे, ठीक। ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट का। अगर ब्रीच होगा तो आप रिमेडी है आपकी कंपनसेशन ले सकते हैं आप। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं अर्ध कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हो रहे, ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो बेस ऑफ लायबिलिटी है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यहां पर है अनजस्ट एनरिचमेंट, कि अगर आप किसी अन्य व्यक्ति की
कॉस्ट पर अनजस्ट एनरिच हो रहे हैं, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप उसको कंपनसेट करो। आपकी लायबिलिटी वैसे ही होगी जैसे कि आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया हो। तो यहां पर हम क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 68 से लेकर के 72 तक 5 सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर लायबिलिटी ऑफ द डिफेंडेंट ऐसी मानी जाती कि जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी होती, लेकिन वो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। वो ये सिचुएशन है। तो उन सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उनकी जो रिजेंबल करते हैं, रिलेशंस दोज रिजेंबल्स विद द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के समान ही संबंध होते हैं उसमें, और लायबिलिटी भी वैसे ही होती है। तो दिस इज अनजस्ट एनरिचमेंट, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट। बोलो हाँ है ना, कर लेंगे आप लोग। आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने, कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है, आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।